नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष चक्रवात स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। यहां पर हम और आप मिलकर पढ़ेंगे, जिसमें आप आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी का लिखित प्रश्न पत्र नंबर 5, जिसमें हम आज पढ़ेंगे समास। दोस्तों, इससे पहले पढ़ने से पहले आप एक बार इसको शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से मिलते रहे। ठीक है, चलिए फटाफट इसके आगे चलते हैं। तो इसमें हम देखें आगे कि हमें दो चीजें और करनी है। पहला हमें करना है फॉलो करना है, हमको फॉलो करना है हमारे YouTube चैनल को, हमारे फॉलो करना है आप हमारे YouTube चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पर। यहां पर आप टेलीग्राम चैनल को भी हमारे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें @नेक्स्ट क्लासेस रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा हमारा फेसबुक चैनल, जिसमें आपका रहेगा @नेक्स्ट लाइव क्लासेस। इसी प्रकार से इंस्टाग्राम पर @नेक्स्ट लाइव क्लासेस के नाम से चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। मित्रों, यहां पर जो भी आपको पीडीएफ चाहिए या जो हम आपको पढ़ाते हैं वो सब आपको पीडीएफ पूरा कंसेप्ट के वाइज आपको यहां पर मिलेगा, और साथ साथ यहां पे प्रॉपर रूप से आपको गाइडेंस भी मिलेगी। तो दोस्तों, यहां पर हम आगे चलते हैं और आगे हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, वो है आपका समास। देखिए, स्टार्टिंग बहुत सिंपल तरीके से हमको करना है। परिभाषा से स्टार्टिंग करेंगे, उसके भेद पढ़ेंगे। क्या हम परिभाषा में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, शब्दों को हटाकर या जोड़कर क्या हम उसको नयापन दे सकते हैं? तो ये सब चीजें आज हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला समास। देखिएगा, समास एक बहुत सिंपल सी बात है कि जैसा आपने पढ़ा था, पल्लवन आप पढ़ चुके हैं, संधि आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसी से संबंधित कुछ चीजें रहेंगी इसमें समास में। अब कैसे? क्योंकि पल्लवन जैसे जब आपको समझाया था मैंने, उसमें मैंने कहा था कि जो समास होता है वो होता है संक्षिप्त, और पल्लवन जो हम करते हैं वो करते हैं व्यास शैली में। अर्थात समास और व्यास दो शैलियां हैं जो पल्लवन में काम आती हैं और संक्षेपण में काम आती है। संक्षेपण में समास शैली काम आती है, पल्लवन में आती है आपकी व्यास शैली। अब चूंकि बात करें समास होते क्या है, तो समास का अर्थ ही हो गया है संक्षिप्त करना। मतलब अगर बड़े बड़े वाक्य हैं या कोई बड़े बड़े शब्द हैं, 3 4 5 मिलके जो शब्द हैं वो मिलके बन रहे हैं, तो उसको हमें कम से कम शब्दों में लेके आना है। इसे कहते हैं समास। कैसे? देखिएगा, एक्चुअली समास जो है ये देखिए, अगर मैं इसको तोड़ के देखूं तो सम प्लस आस, ये इसको तोड़ के मैंने लिखा। चूंकि यहां पे सम जो है वो एक विशेषण, यहां पे सम जो है वो एक उपसर्ग की भांति काम कर रहा है। तो हम देखें, सम का मतलब यहां पे होता है अच्छी तरह पास पास मिलकर बैठना। सम प्लस आस होता है अच्छी तरह पास पास, और आस का मतलब होता है बैठना। जब दो या दो से ज्यादा शब्द, क्या मतलब हुआ? दो या दो से ज्यादा शब्द परस्पर संबंध रखते हैं और उनको या उनके बीच में जो विभक्ति हैं उनको हटाकर पास पास बैठा दें। फिर समझते हैं सिंपल से तरीके को। दो या दो से अधिक शब्दों को अगर उनके बीच में जो विभक्तियां हैं या और अथवा ऐसे शब्द लगे हुए हैं उनको हटा दें और जो बचे शब्दों को उनको पास पास बैठा दें, उसे कहते हैं समास। देखिए, चीजें बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेंगी यहां पर, अलग अलग बुकों में अलग अलग डेफिनेशन मिलती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन का अर्थ वही निकलता है जो हम और आप सीख रहे हैं। अब बात करते हैं समास में आगे। जो नॉर्मली चीजें जो होता है कि बुक्स में या जो टीचर्स हैं जनरली नहीं बताते हैं, हम वो आज बिल्कुल प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे। अंदर तक जाएंगे समास के, कब वहां पे अव्यय होगा कब नहीं होगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोगों को दिक्कत आती है कि बहुब्री कब होता है, द्वंद्व कब होता है, द्विगु कब होता है। हम सब पढ़ेंगे आज बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए बात करते हैं, जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति हटाकर, क्या करना है? उसकी बीच की विभक्ति हटाकर। कैसे? एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं? मान लीजिए आपको लिखा है स्वर्ग को गया। ये कितने हैं? ये पद हैं या इन्हें कहते हैं शब्द हैं। तो कितने हो गए? यहाँ पे 3 हो गए। तो यहां पे हमने क्या किया? तीनों क्या है? परस्पर आपस में संबंध रख रहे हैं। मैंने क्या किया? ये जो विभक्ति है को, ये जो विभक्ति है को, ये मैंने इसको यहां से हटा दिया। विभक्ति को जब मैंने हटा दिया तो क्या बचा? स्वर्ग गया। तो इसे हम बोलेंगे स्वर्गगत। ठीक है, तो क्या बनेंगे इसका? स्वर्गगत। तो ये दो शब्द हैं जो परस्पर आपस में संबंध रख रहे हैं और इनके बीच की मैंने जो विभक्ति है उसे हटा दिया। इसे ही कहते हैं समास। ये शैली क्या है? समास शैली है। चूंकि मैंने इनको हटाया है तो ये शब्द क्या बन गया? यहां पे स्वर्गगत। ये शब्द क्या बन गया? ये बन गया समस्त पद। समस्त पद कहते हैं इनको, और इस शैली को कहते हैं समास। ठीक है, तो ये जब देखिएगा, परस्पर मिले हुए शब्दों को
समस्त पद कहते हैं। ये जो आपने शब्द बनाया है नया, ये क्या है आपका समस्त पद है, अर्थात समास किया हुआ या सामासिक शब्द भी कहते हैं। जैसे आपके देखें त्रिभुवन, यथाशक्ति, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। पीतांबर एज ए एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। अलग अलग ये समास होते हैं, उनके अंतर्गत ये अलग अलग उदाहरण भी है। तो नॉर्मली कोई बात नहीं है। समास मतलब सिंपल सी बात करूं, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से। मैंने संधि में आपको एक बात बताई थी कि संधि में लिखना है आपको वर्णों के मेल से जो विकार होता है, वर्णों के मेल से विकार संधि, और शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे बोलते हैं समस्त पद। तो सिंपल सी परिभाषा है, अगर आपको लिखना है लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद, या उसके जो क्रिया जो हुई है उसे कहते हैं समास। जो शैली क्या है, समास। यह आपके पास ये लिखा हुआ है, आप जिस तरीके से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको जरूर देने हैं, ठीक है, कि कौन कौन शब्द हैं, यथाशक्ति, त्रिभुवन, चौराहा, ठीक है, ये सब चीजें आपके एग्जाम्पल तौर पर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इतना कोई इंपोर्टेंट ये बात नहीं थी, लेकिन बात यह है कि आपको लिखना कैसे है ना, परिभाषा मेन होती है यहां पे। चलिए बात करें आगे। तो हिंदी में देखिए शब्द के कारण, हिंदी में इतने शब्द हैं कि उसके कारण नए नए शब्द का निर्माण होता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं समास की, बात करते हैं तो समास है या संधि है या कोई भी हो, तो नए शब्द हमको जब मिलते जाते हैं, चाहे उपसर्ग प्रत्यय क्यों ना हो, हम अपने नए नए शब्द को खोजते जाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो हिंदी है, आप अगर देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति के बारे में, या आगे हम जब पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके की जो लैंग्वेज है वो आती हैं। संस्कृत आती है हमारे पास, ठीक है, तद्भव, तत्सम, जैसे संस्कृत का मतलब आपका तत्सम हो गया, तद्भव जो संस्कृत से बिगड़े हुए रूप है। देशज भी आता है, ऐसे शब्द जो हमारे गांव घर में बोले जाते हैं, इनकी इतनी मान्यता नहीं है लेकिन हमारे गांव घर में बोले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं देशज। शंकर शब्द हम बोलते हैं, शंकर शब्द मतलब वो शब्द जो अलग अलग भाषा, एक भाषा मान लीजिए हिंदी है तो दूसरी भाषा हमारी इंग्लिश हो गई, दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, जैसे एग्जाम्पल टिकट घर। तो ये क्या है, ये अलग अलग शब्दों से मिलकर बने हैं। अब चाहे ये समास के रूप में हो सकते हैं, ये आपके संधि के रूप में हो सकते हैं, उपसर्ग प्रत्यय के रूप में हो सकते हैं, जिस प्रकार से आए। तो क्या हुआ कि हमारे इसमें सब्जेक्ट में, ये विषय में ऐसे तमाम शब्द ऐसे होते हैं जिनके कारण नए नए शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हिंदी में समास प्रायः नए शब्द निर्माण हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं। भाषा में क्या चाहिए हमको, संक्षिप्तता, उत्कृष्टता, तीव्रता, गंभीरता लाने के लिए भी समास उपयोगी है। अब एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करें समास की परिभाषा में, तो ये क्या है, ये एक समास की विशेषता हो गई, ठीक है। तो आप हल्का सा अगर आप चाहें 3 नंबर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास किसे कहते हैं, तो समास की परिभाषा के बाद आप इस विशेषता को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समास प्रकरण संस्कृत साहित्य में अति प्राचीन प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मैं समासों में द्वंद्व समास में हूं। ये इतनी सारी बातें आपको लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम कोई कोटेशन की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अलग अपना इफेक्ट वहां पे डालता है। तो कोटेशन के रूप में आप कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने भी कहा, मैं समासों में द्वंद्व समास के रूप में हूं। ये बात जनरली किसी बुक में नहीं मिलती है, आपको यहां पर निक्स क्लासेस के माध्यम से बताई जा रही है। इसकी पूरी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे सेंड हो जाएगी @ नेक्स्ट क्लासेस के नाम से, ठीक है। आप वहां पे हमारा लोगो जो आपने देखा स्टार्टिंग में, वहां पे वो लोगो लगा हुआ है और उसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बहुत नॉर्मली चीजें हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं है, जब आप लिखेंगे ना उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिए आगे हम बात करें तो आपको पता है मुख्य शब्दों के मेल से क्या बनता है, समास बनता है। अब ये खंड हो सकते हैं, अवयव या पद हो सकते हैं। खंड मतलब ये शब्द जो पूर्ण रूप से जो शब्द होता है वो नहीं हो, एक छोटा सा जो शब्द होता है वो दे सकते हैं, एक वर्ण के रूप में दे सकते हैं। अब बात करते हैं पद। देखिएगा दोस्तों, शब्द और पद में बड़ी एक अंतर होता है, शब्द और पद में एक अंतर होता है। कैसे होता है भैया, आप अगर देखें तो यहां पे मान लीजिए एक लिखा हुआ है घनश्याम, घनश्याम मान लीजिए लिखा हुआ है। अगर मैं कहूं क्या ये शब्द है, हां साहब ये शब्द है, लेकिन जब ये शब्द अपने और शब्दों के साथ मिलता जाता है उसे क्या बोलते हैं, पद भी बोल सकते हैं। जब एक शब्द अनेक शब्दों के साथ मिलता जाता है उसे क्या बोलते हैं, पद भी बोल सकते हैं। और वो काफी सारे शब्द या पद मिलकर क्या बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। तो ये शब्दों की गरिमा होती है, हर एक वर्ण हर एक शब्द की अपनी गरिमा होती है, अपना एक अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा, समास जब हम पढ़ेंगे तो इसका बहुत मतलब है। छोटी छोटी बातों से समास गलत हो जाता है। कैसे, अगर आपको बोला जाए, देखिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है।
मैंने आपको बोला पीतांबर, अभी देखिएगा आंसर में क्यों बोल रहा हूं ऐसा, और एक होता है पीतवसन। देखिए क्या होता है, पीतांबर और पीतवसन दोनों का एक ही मतलब है। क्या मतलब है? पीला, अंबर मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र, तो पीला है जो वस्त्र या पीला है जिसका वस्त्र, दोनों चीजें हैं यहां पर। तो देखिएगा चूंकि पीतांबर यहां पर रूढ़ है, रूढ़ का मतलब किसी विशेष के लिए यहां पर उपयोग किया जाता है, इसलिए पीतांबर क्या है? रूढ़ है। कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए, राम के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं पीतांबर, इसलिए ये हमेशा किसमें आता है? ये बहुब्रीहि समास में आता है। अब बात करें पीतवसन, तो पीतवसन अर्थ वही है, कपड़ा कैसा है? पीला है, लेकिन ये रूढ़ शब्द नहीं है, मतलब ये किसी विशेष के लिए बात नहीं करते। अगर आप बोले मैंने आज पीतांबर को देखा, तो कहीं ना कहीं एक छवि आपकी बन जाएगी आपके माइंड में कि ये कहीं ना कहीं कृष्ण, विष्णु या राम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने बोला मैंने पीतवसन देखा, तो ये छवि नहीं देगा, क्योंकि ये रूढ़ शब्द नहीं है। अर्थात ये क्या हो गया? अर्थात यहां पे क्या हो गया? ये कर्मधारय समास हो गया। तो ये इतनी सी छोटी बात थी, बात छोटी है लेकिन बात अपने आप में बहुत बड़ी है। क्यों है? क्योंकि कभी शब्द रूढ़ भी हो जाते हैं जो किसी विशेष के लिए प्रयोग करते हैं, कभी वही अर्थ देने वाले शब्द थोड़ा सा अंतर कर दें, शब्दों में चेंज कर दें, लेकिन अर्थ अगर वही देते हैं तो भी समास बहुब्री नहीं होगा, क्योंकि वो रूढ़ नहीं है। ठीक है, इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए आपको जरूर मैं नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से वो सब चीजें बताऊंगा छोटी छोटी, ताकि आपके माइंड में हमेशा वो बात रहे और वो आप आंसर रॉन्ग ना करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट इसमें। तो देखिए, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। यहां पे जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, देखिए पदों की प्रधानता के आधार पर और कुल समास कितने होते हैं, इन सभी पर बातें अलग अलग मानी गई हैं। कुछ बुकों ने माना कि कुल समास 6 होते हैं, कुछ ने कहा कि कुल समास 4 होते हैं। देखिएगा, अब अगर बातें अलग अलग बुकों में अलग अलग आ जाती हैं, तब दिमाग यहां पर लगता है कि अब मैं क्या लिखूं, क्योंकि चेक करने वाला पता नहीं क्या सोच के आया हो। हम कहें कि भाई कुल समास 4 होते हैं, वो कहते नहीं 6 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों बातें आपको लिखनी है। अगर कभी आपके मन में कुछ थोड़ा सा भ्रम या शंका हो रही हो क्या लिखूं, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं पदों के आधार पर, जैसा कि आपको ये 4 पॉइंट लिख रहे हैं जो दिए हुए हैं, ये पदों के आधार पर पॉइंट दिए गए हैं। तो पद के आधार पर कितने होते हैं? 4। और तुरंत आप एक नीचे लाइन लिख लीजिए, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले कर्मधारय और द्विगु समास, क्या बोला मैंने? कर्मधारय और द्विगु समास किसके अंतर्गत होते हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत होते हैं। तो अगर हम इनको अलग अलग कर दें, मतलब क्या हुआ? अगर अर्थों के आधार पर जाएं, अर्थ के आधार पर जाएं, तो यहां पर समास हो जाते हैं कुल 6, पद के आधार पर 4, मेन पदों के आधार पर ही समास माने जाते हैं, क्योंकि पद मैक्सिमम जो होता है, देखिएगा क्या होता है, जैसे आपको बोला जाए, मैंने आपको बोला घनश्याम, क्या बोला यहां पे? घनश्याम। 2 पद हैं यहां पर, 2 शब्द हैं, कौन सा वाला? पहला आपका घन है और सेकंड आपका क्या हो गया यहां पे? श्याम। जब 2 शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, घन श्याम, 2 शब्द मिल गए, नया शब्द बना रहे हैं घन श्याम, तो यहां पर देखिए हो क्या रहा है, एक आपका समास बन रहा है, समास बन रहा है यहां पे, हो गया। अब देखिए, पद या तो पहला वाला इंपोर्टेंट होगा, या पद क्या होगा? पहला वाला इंपोर्टेंट होगा, या पद होगा दूसरा वाला इंपोर्टेंट। ठीक है, अब कहें अगर दोनों इंपोर्टेंट हैं तो कोई बात नहीं, दोनों भी इंपोर्टेंट हो सकते हैं। फिर ये तो 3 पॉइंट हो गए, पहला वाला इंपोर्टेंट, दूसरा वाला इंपोर्टेंट और दोनों इंपोर्टेंट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनमें से कोई भी इंपोर्टेंट नहीं होता, मतलब दोनों जो पद आपने लिखे हैं इनमें से एक भी पद की इंपोर्टेंस नहीं है, ये किसी दूसरे पद की ओर संकेत करेंगे। मतलब कि इनमें से कोई भी पद अपने आप में महत्वपूर्ण या प्रधान नहीं होगा, वो दोनों जो पद हैं घन श्याम, ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, या किसी तीसरे की ओर संकेत करेंगे, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो। जब वहां संकेत करेंगे, इसका मतलब है कि वो समास चौथे रूप में आ गया, कि जहां पर किसी की प्रधानता नहीं होगी। समझिए बात को, देखिएगा पहला पॉइंट क्या है, जिस समास में पूर्व पद मतलब घन, क्या हो गया यहां पे? घन। मैं लिखता जाऊंगा एग्जांपल तौर पे, पूर्व पद प्रधान होता है तो वह क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। अब प्रधानता क्या होती है, अभी हम समझेंगे, अव्ययीभाव समास में, वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा, जिस समास में उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद या अंतिम पद। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? श्याम। ठीक है, श्याम की प्रधानता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका तत्पुरुष समास। फिर आते हैं, जिस समास में दोनों पद मतलब घन श्याम दोनों पद की प्रधानता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और इसी प्रकार से देखें, जिस समास में दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है।
जब कोई प्रधान नहीं है तो बहुब्रीहि। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप को इतना महत्वपूर्ण ना मानकर किसी दूसरे को महत्वपूर्ण मान रहा है। तो इस प्रकार पदों के आधार पर कितने होते हैं? 4। अब बात करते हैं कि काफी बार आता है कि भाई हमने तो 6 पढ़े हैं कुल। बिल्कुल सही बात है, आपने कुल 6 पढ़े हैं लेकिन पदों पर नहीं। जबकि बात करें कुल कितने होते हैं तो कुल 6 माने गए हैं, जिसमें से आपका कर्मधारय और दिगु समास पढ़ा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो जो कर्मधारय और दिगु है ये दोनों ही आपके तत्पुरुष समास के अवयव माने गए हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत इनको माना जाता है। ये एक बड़ी बात है जो आप ध्यान रखिएगा हमेशा। आप लिख सकते हैं टोटल 4 होते हैं या पद के तब 4 होते हैं, इसमें से कर्मधारय दिगु जो एक समास के रूप में माने गए हैं लेकिन तत्पुरुष समास के ये भेद माने जाते हैं। बस इतनी सी आपको बात लिखनी है तो 100% ये आपका नंबर आपको देके जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो बात करें हिंदी में 6 समास या 6 भेद प्रचलित हैं। मैं एक करके आपको नाम लिख देता हूं। ठीक है, जैसे आपका पहला आपका हो गया अव्ययीभाव समास, हालांकि सब कुछ लिखा हुआ है। सेकंड आपका हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके इसमें देखें तो यहां पे 2 आते हैं, एक आता है कर्मधारय समास, ठीक है, और एक आता है आपका दिगु समास। बात करें आगे तो थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, इस पे जाते हैं आपके द्वंद्व समास हो सकता है नेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं तो आपका आ गया यहाँ पे बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ये आ गया आपका। अब बात करें कैसे इनकी पहचान करें। चलिए बात करते हैं पहचान पर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब तक शब्दों की पहचान नहीं है कैसे बोल पाए कि ये समास कौन सा है। मैं आपको अभी सिखाऊंगा इन चीजों को, डेफिनेशन भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा इसमें क्या करना है आपको, एक मिनट। हाँ, तो इसमें करना यह है कि जब आप समास के रूप में बात करेंगे, अब इसमें ट्रिकें कैसे निकल के आती हैं वो देखिएगा। पहला अगर मैं बात करूं आपसे अव्ययीभाव समास, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जैसा आप अपने सुविधायुक्त समझें। अव्ययीभाव समास में देखिएगा सबसे पहले शब्दों को पकड़ने का कोशिश करें, शब्द क्या कह रहे हैं। यहां पे अव्यय का मतलब यहां को समझाया था कि अव्यय का मतलब क्या होता है, अव्यय। अगर मैं थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करूं, आ मतलब देखिए छोटा आ हमेशा नेगेटिव फील करता है, छोटा आ क्या होता है नेगेटिव, और बड़ा आ हमेशा पॉजिटिव फील आपको करवाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे, अभी देखते हैं। आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब क्या हो गया नहीं, और व्यय का मतलब क्या हो गया खर्च। अर्थात ऐसे शब्द जो अपने आप को परिवर्तित नहीं करते, मतलब अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। कि कब चेंज नहीं करते हैं, अब ये वाली बात आ जाती है। कोई बात नहीं, अभी सीखते हैं कैसे चेंज नहीं करेंगे तो क्या कहलाएगा, अव्ययीभाव समास। कैसे कहलाता है देखिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा आपने आमरण, क्या लिखा आमरण, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए यहां पे जो चेंज होने वाली बात है ये होता है सिंगुलर, प्लूरल या फिर जेंडर वाइज, मेल या फीमेल वाइज आप बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं देखिए, अगर मैं ये करूं मैं आमरण अनशन करूंगा, याद रखिएगा अभी बात कर रहा हूं मैं, मतलब अभी सिंगल आदमी है, मैं यहां पर किसी का नाम लिख सकते हैं, आप किसी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का नाम लिख सकते हैं। तो मैं आमरण अनशन करूंगा, बात वही है। देखिएगा क्रिया, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्रिया पर। ठीक है, अभी बात करें, अभी कैसा सिंगुलर था मैं, अब बात कर लेंगे प्लूरल पर। मैं हम आमरण अनशन करेंगे। अब क्रिया चेंज हो रही है, आपके सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, मतलब कर्ता चेंज हो रहा है, लेकिन वो शब्द है वो चेंज नहीं कर रहा है अपने आप को। इसी प्रकार से अगर मैं किसी स्त्री का नाम लिख दूं, ठीक है, चलिए राम की बात कर लेते हैं, तो भी बात वही रहेगी, राम आमरण अनशन करेगा। या बात करें एक और किसी भी लड़की का नाम लिख लें तो वो आमरण अनशन करेगी। यहां पर वर्ब चेंज हो रही है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो शब्द है ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है। अर्थात ये जब अपने आप को खर्च नहीं कर रहा है सब्जेक्ट या वर्ब के अनुसार, तो इसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। तो ऐसे शब्दों में कहां पर जाएंगे, ये शब्द जाएंगे अव्ययीभाव समास के अंतर्गत। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर कभी भी आपको लगता है कि कुछ नया शब्द मिल गया, जो शब्द आपने कभी पढ़ा नहीं था, जो आपने शब्द कभी सुना नहीं था, कैसे पहचाने कि ये किस समास के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले उसको किसी भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग या सिंगुलर प्लूरल या एक वचन या द्विवचन में या बहुवचन में करके देख लीजिएगा। अगर वो शब्द चेंज हो रहा है तो ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत नहीं आएगा।
ठीक है, ये पहली बात मैंने आपको सिखाई अव्ययीभाव समास के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं आगे, मैं आपके और आगे आपको बात सिखाता हूं जो आपने बात समझ के आपको आ गई होगी। तो बात करते हैं सेकंड की ओर। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है आपका, चलिए लेके आता हूं आपका दिगु और द्वंद। दिगु और द्वंद अब बात करेंगे। आपने तत्पुरुष क्यों नहीं बताया, कोई बात नहीं, अभी सीखेंगे। द्वंद, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब या तो आपने हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ी हो तो हमेशा कंसेप्ट आपके माइंड में रहते हैं, लेकिन जब आपने केवल सुपरफिशियली नहीं, मतलब एक सिंपल तरीके से पढ़ लिया कि ठीक है द्वंद ये होता है, दिगु ये होता है, ये इसकी परिभाषा है, काम खत्म। जब ऐसे करते हैं मित्रों तो यहां पर आपको ये दोनों कंफ्यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में द्वंद दिगु लगभग दोनों एक ही रखते हैं जब लिखने बैठ जाते हैं। अभी आप पढ़ लीजिए, 1 घंटे बाद ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या सेकंड टाइम पढ़ रहे हो तो लगेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ है, हो जाएगा, मैं लिख दूंगा। लेकिन जैसे ही आप यहां पर लिखने बैठेंगे, यकीन मानिएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं किसकी परिभाषा किस में लिखूं, किसका एग्जाम्पल कहां लिख दूं। हो सकता है आप परिभाषा सही लिख दें, एग्जाम्पल उसके गलत लेके आ जाएं। हो सकता है एग्जाम्पल सही लिख रहे हो लेकिन परिभाषा गलत हो जाए। तो ये सब चीजें इसमें होती हैं, मान लीजिए इस बात को। अब कैसे करना है इसको मैं आपको बताता हूं, सिंपल तरीका कि कैसे आप इसकी परिभाषा याद हमेशा रखेंगे बिना किसी नियम के। आप ट्रिकों के माध्यम से परिभाषा याद रखेंगे। कैसे देखिएगा, क्या होता है अगर आप थोड़ा सा यूपी साइड देखें, मतलब उत्तर भारत में और जाइए, तो यहां पर जो संख्या होती है ना 2, जैसे हम 2 बोल देते हैं, इस संख्या को बोलते हैं दुई। हम बोलते हैं 2, इंग्लिश में बोलते हैं 2, लेकिन अवधी भाषा में इसको बोलते हैं दुई, या भोजपुरी में इसको दुई के रूप से आती है। तो दुई मतलब क्या हुआ, संख्या। ये क्या है आपकी संख्या। मतलब दिगु समास में जो द्वि शब्द है वो अपने आप को खुद संख्या के रूप में प्रमोट कर रहा है। जब संख्या के रूप में, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिगु समास है इसमें प्रथम पद कैसा होता है, संख्यावाची। देख लीजिए आप, यहां पर द्वि लिखा हुआ है और यही आपकी क्या परिभाषा भी है कि जिस समास में पहला पद कैसा हो, संख्यावाची हो, वहां पर दिगु समास होता है। अब बात करते हैं द्वंद्व में। देखिए द्वंद्व का मतलब क्या होता है, युद्ध। ठीक है, द्वंद्व का मतलब ही क्या होता है, युद्ध। और युद्ध कब होता है, जब 2 पार्टी हो तभी तो युद्ध होगा, अकेले तो होगा नहीं। लेकिन दोनों पार्टी कैसी हो, दोनों को सेम बराबर हो, मतलब कैसी हो, चाहे बल में हो चाहे धन में हो। जब दोनों पार्टी बराबर होती हैं तभी युद्ध होता है। एक कमजोर होगा तो फिर युद्ध नहीं होता, वो अपने आप को हार पहले मान लेगा, है ना। तो द्वंद्व मतलब क्या होता है, युद्ध। युद्ध कब होगा, जब दोनों पद कैसे हो, समान हो, मतलब दोनों पद कैसे हो, प्रधान हो। तो युद्ध कब होगा, जब प्रधानता की बात की जाए, जब दोनों पदों में प्रधानता हो। ये पहला पद, ये दूसरा पद, इन दोनों पदों में जब दोनों पद कैसे हो, प्रधान हो, बस वही क्या होता है, युद्ध। मतलब क्या हो गया, द्वंद्व समास। सिंपल सी बात। अब इसकी परिभाषा कैसे है कि जब दोनों पदों की प्रधानता मानी जाती है या जब दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। सिंपल सी बात थी, परिभाषा अब आपको हमेशा याद रहेगी। अगर आप भूलते हैं, द्वंद्व मतलब युद्ध, युद्ध मतलब जब दोनों पार्टी बराबर, अर्थात दोनों पदों की प्रधानता। दिगु समास, दिगु में द्वि शब्द क्या होता है, एक अवधि भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है संख्या में 2, और जब पहला ही शब्द उसका द्वि मतलब संख्या है, अर्थात जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे दिगु समास कहते हैं। कोई दिक्कत? अभी देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर देखें इसको, तो ये आपका हुआ त्रिभुवन, चौराहा। ठीक है, चौराहा। ऐसे ही आपका आता है नवरत्न, नवरत्न इसमें आता है। ठीक है, हालांकि चेंज हो जाते हैं बार बार, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको सिखाता रहूंगा। यहाँ पे युद्ध की बात करें तो हम बात करते हैं माता पिता। ठीक है, यहां बात करेंगे पाप पुण्य। ठीक है, पाप पुण्य। अब बहुत सारी बुक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी होती है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलत भी हो जाती है। क्या होता है, क्या होता है, यहां पे डैश लगा होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डैश हो भी सकता है और नहीं भी, और जरूरी ये नहीं कि डैश जब हो तो वो हमेशा द्वंद्व में आए। मैं बहुत सारी आपको बातें बताऊंगा इसमें यहाँ पे कि कब डैश हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों में। बात याद रखिएगा इन चीजों की, ठीक है ना। तो क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं, देखिएगा कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल में आता है दिनों दिन, कभी कभी क्या आ गया, दिनों दिन। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों दिन के बीच में मैं आपको डैश लगा दूं, दिनों दिन, ये आपको मैंने डैश लगा दिया यहां पे, तो क्या ये अब द्वंद्व समास हो गया क्या? क्या ये अब द्वंद्व समास होगा क्या? सिंपल सी बात है, पहले हमें अव्यय पे जाना है। मैं दिनों दिन काम करूंगा, हम दिनों दिन काम करेंगे, हम सब दिनों दिन काम करेंगे, वो भी दिनों दिन काम,
देखिए सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, वर्ब चेंज हो रही है, लेकिन डिनोमिनेट शब्द चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये शब्द क्या है, अव्ययीभाव समास है। तो अब देखिए यहां पर ये क्या लगा हुआ है, यहां पे क्या लगा है, डैश। क्या डैश लगाने के बावजूद भी क्या हम इसको द्वंद्व माने? नहीं मानेंगे। हम इसको क्या मानेंगे? आज भी ये अव्ययीभाव समास है, क्योंकि ये शब्द अपने आप को खर्च नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मतलब कर्ता के अनुसार, या अकॉर्डिंग आपका वर्ब मतलब क्रिया के अनुसार। जब शब्द खर्च नहीं होगा अर्थात अव्ययीभाव समास। यहां देखें माता पिता दोनों का अपना अलग अलग मतलब होता है, इनके बीच में अगर आप इसको विग्रह करें, देखिए विच्छेद शब्द आता है संधि में और विग्रह आता है आपका किसमें आता है, समास में। तो माता और पिता इस रूप में आता है। और अथवा शब्द जहां पे आएंगे वो आपके होंगे द्वंद्व समास। और या अथवा, और या अथवा, तीन वर्ड हो गए, और या अथवा यहां भी आएंगे ये शब्द हैं, तो ये कहलाते हैं आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत। इतनी सिंपल सी बात थी। अब बात करते हैं आगे, फटाफट बात कर लेते हैं। तो ये बात हो गई यहां पे। अब देखते हैं यहां पे क्या एक आता है आपका बहुब्रीहि समास। ये बड़ी बात है यहां पे कि बहुब्रीहि जो है जनरली हम लोग गलत कर देते हैं समास को। बहुब्रीहि मतलब होता है जिसके अनेकों नाम निकलें, या कह सकते हैं जिसके पर्यायवाची निकल के आने लगते हैं, उसे हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शब्द को माना जाए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पर्यायवाची के बारे में जैसे हमने बात की कि भाई पर्याय शब्द आने लगे कैसे। अब कमल के रूप में लिखें तो कमल में सरोज हम लिख देते हैं, तो यहां पे क्या मतलब हो गया, देखिए यहां पे मान लीजिए आपको शब्द लिखा गया पीतांबर की बात करें, पीतांबर। तो पीतांबर एक तो शब्द है, लेकिन ये किसी के लिए पर्यायवाची के रूप में काम करता है, और वो पर्यायवाची अब क्या हो गया, विष्णु के लिए हम बात करेंगे, या उसको हम बात करेंगे किसके, राम के लिए भी बात कर सकते हैं, कृष्ण के लिए भी बात कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे पीतांबर की बात करें तो पीतांबर एक अपने आप में रूढ़ है और अपने आप में ये पर्यायवाची के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शब्द अपने आप को महत्ता ना देते हुए किसी अन्य की ओर संकेत कर रहा है, इसे हम बोल देते हैं बहुब्रीहि। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यहां पे क्या हो गया, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद की ओर संकेत करता है। ठीक है, बस ये वाली यहां पे बात थी यहां पे। तो ये वाली बात कंप्लीट हो गई। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि मतलब होता है अनेकों नाम, और अनेकों नाम जो होते हैं वो केवल एक पर्यायवाची में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, यहां पे आगे बात करते हैं। तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल पीतांबर आपका एग्जाम्पल है, आपका जो अष्टभुजा आपका एग्जाम्पल है। अब अष्ट तो आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल समझिएगा इसको। पीतांबर मैंने आपको एग्जाम्पल अभी आपको समझाया। एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, अष्टभुजा। अब आप बात करेंगे अष्ट जो शब्द है ये तो आपका संख्या है, संख्या कैसे, 8 भुजा। तो देखिए यहां पर भुजाएं की बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात आपको बता दूं, किसी भी देवी देवता के ऐसा नहीं कि हमसे ज्यादा हाथ हो जाते हैं, सबके हाथ वही रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसकी प्रधानता मान ली जाती है, कि मतलब जैसे आपने बोला दशानन मतलब ये नहीं कि उसके 10 सिर थे, उसका ये कारण था कि उसके पास इतनी बुद्धि थी, इतना तीक्ष्ण बुद्धि वाला था कि वो 10 सिर के बराबर था, तो इसलिए उसको कहते हैं दशानन। अष्टभुजा का मतलब ये होता है कि हमारे पास इतनी शक्तियां हैं कि वो 8 भुजाओं के बराबर होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अष्टभुजा, वो दुर्गा को बोलते हैं। तो यहां पे जो अष्टभुजा शब्द है वो अपने आप को 8 भुजाओं को प्रधानता ना देते हुए यहां पर दुर्गा के लिए बात कर रहा है। तो इस कारण से इसे हम यहां पर कहां लेके आएंगे, बहुब्रीहि में लेके आएंगे। ठीक है, अब हां अगर देखा जाए तो अब जैसे कुछ बच्चे जो अगर ऑप्शनल की बात करें कि भाई ऑप्शन में अगर द्वंद्व और आपका द्विगु और आपका बहुब्रीहि दोनों हो तो फिर क्या करेंगे, तो भी आप इसको कहां लेके जाएं, बहुब्रीहि में लेके जा सकते हैं। हाँ, अगर ऑप्शन में द्वंद्व या द्विगु नहीं दिया है तो है ही बहुब्रीहि। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं दिया है, द्विगु दिया है, तो आप फिर यहाँ पे द्विगु लेके आए। ये तभी है जब आपके ऑप्शनल हो, किसी एग्जाम में पूछे आए। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पीएससी के लिए मेंस की बात कर रहे हैं। तो मेंस में ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो आप लिख दीजिएगा इसमें कि ये आपका पर्यायवाची के रूप में काम कर रहा है, अपनी प्रधानता ना देते हुए, अर्थात 8 हैं भुजाएं जिसकी, तो ये क्या हो जाता है, यहां पर क्या होगा, यहां पे दुर्गा के लिए बात कर रहा है जो एक अन्य पद की ओर संकेत है। चलिए बात करते हैं आगे, आपका बहुब्रीहि समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं यहां पर। तो नेक्स्ट आपकी जो बात है वो है आपकी कर्मधारय की बात। फटाफट यहां पे देखते हैं कर्मधारय शब्द क्या होते हैं। तो देखिए यहां पे कर्मधारय क्या होते हैं कि भाई
सबसे पहली जो बात है ये क्या है, तत्पुरुष समास का एक अवयव माना, तत्पुरुष समास का एक अवयव है या कह सकते हैं भेद है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो नहीं आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस बारे में जो हम बात करेंगे वो हम फिर देखेंगे कल नेक्स्ट उसमें वीडियो में। इसमें और इसके बाद आपके और रहेंगे तत्पुरुष समास को मैं समझाऊंगा और उसके बाद हम आगे लेके आएंगे, ठीक है, चीजों को। तो यहां पर आज के लिए इतना है, कल फिर मिलेंगे, इसी की आगे बात करेंगे तब तक के लिए। लेकिन उससे पहले शेयर कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नए स्टार्टअप के साथ कि भाई यहां पे समाज का नए तरीके के साथ, नए चीजों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।